हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं कूलाम्स लॉ की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी चार्ज की, जिसमें हमने चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। चार्जिंग का मेथड क्या होगा, जिसमें आपको चार्जिंग के 3 मेथड बताए थे। एक था हमारे पास कंडक्शन, दूसरा था हमारे पास फ्रिक्शन और तीसरा था इंडक्शन। ठीक है, तो बच्चों आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि दो चार्ज अगर रेस्ट में है तो उनके बीच में जो फोर्स है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। हमको ये तो पता है दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं और डिसलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वो एक्सप्रेशन हमें दिया कुलाम्स ने। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुलाम्स लॉ। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कुलाम्स लॉ की बात करें तो कुलाम्स लॉ क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, दो पॉइंट चार्ज है हमारे पास। कुलाम्स लॉ क्या कह रहा है, दो पॉइंट चार्ज है हमारे पास, एक दूसरे पे जो भी फोर्स लगाएंगे, ये बोल रहा है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑन द टू पार्टिकल्स। यानी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स आएगा वो फोर्स इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, साथ के साथ ये जो फोर्स होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और फाइनली ये भी है कि ये जो फोर्स आएगा ये एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लेते हैं, मान लो मेरे पास एक चार्ज है ये Q1। ठीक है, पॉइंट चार्ज हो गया। दूसरा पॉइंट चार्ज बच्चों ये हो गया Q2। सपोज इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने R बोल दिया। इन दोनों पार्टिकल के बीच के सेपरेशन को हम R डिसाइड कर लेते हैं। तो देखो ये डिस्टेंस हो गई R। ठीक है, अगर Q1 Q2 एक ही नेचर के चार्ज हैं तो समझने की जरूरत है यहां पर, अगर Q1 Q2 को F फोर्स से रिपेल कर रहा है तो Q2 भी Q1 को क्या होगा, F फोर्स से रिपेल करेगा बाय एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, ये तो हो गया न्यूटन थर्ड लॉ से कि Q1 और Q2 एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे बच्चों वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। अब स्टेटमेंट क्या है, कुलाम्स का स्टेटमेंट क्या है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स आएगा बच्चों वो फोर्स दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस Q1 Q2 जितना बड़ा होगा फोर्स भी उतना बड़ा होगा, लेकिन इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को आप इंक्रीज कर दो तो क्या होगा, फोर्स रिड्यूस होगा। चार्ज के बीच की डिस्टेंस को कम कर दो तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलो इसको अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं हम। तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास बना अकॉर्डिंग कूलाम, उसकी हम बात करें तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स आएगा, दोबारा लिख देते हैं, वो आएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां पर हम लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, फोर्स इज इक्वल टू, और मैंने एक कांस्टेंट ले लिया K। तो देखो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है बच्चों वो बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया बच्चों हमारे पास कूलाम फोर्स का, और यहां पर दोनों चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। ठीक है, तो Q1 हमें पता है चार्ज है, Q2 हमें पता है चार्ज है, RB का डिस्टेंस है, K यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और K को बच्चों बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कूलाम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी आप बोल सकते हो। तो K यहां पर होगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू पर हम बात करते हैं। जो कांस्टेंट K आ रहा है बच्चों, कांस्टेंट K की वैल्यू बच्चों डिपेंड करेगी, पहली बात तो डिपेंड करेगी किस मीडियम में चार्ज रखें, वैक्यूम में रखें या एयर में, सॉरी वैक्यूम में रखें, एयर में रखें, वाटर में रखें। ठीक है, और साथ के साथ हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करेगी। इट मींस इट्स वैल्यू या इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कौन से हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं,
as well as on the medium, जिस मीडियम में चार्ज रखें उस पर डिपेंड कर दिए, ऑन द मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर के की मैंने कहानी आपको बता दी, के क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होगा, और के की जो वैल्यू हो वो डिपेंड करेगी कि किस मीडियम में चार्ज रखे हैं, साथ के साथ हम किस सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट 4, सपोज बच्चों हम ले लेते हैं 4 CGS। ठीक है, CGS सिस्टम हमने ले लिया, एंड फ्री स्पेस बोलो वैक्यूम बोलो, इसका मतलब है दोनों चार्ज वैक्यूम में रखें, और अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं CGS सिस्टम तो उसके लिए बच्चों के की वैल्यू होती है 1, यूनिट लेस होगा। यानी CGS सिस्टम में जब आप जाएंगे बच्चों, CGS सिस्टम में जब आप जाएंगे और दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हैं तो के की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी और ये यूनिट लेस होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसमें CGS सिस्टम और मीडियम आपने ले लिया वैक्यूम, हालांकि वैक्यूम कोई मीडियम नहीं होता, फ्री स्पेस की बात करें, वैक्यूम में अगर दोनों चार्ज पड़े हैं तो के की वैल्यू हम लिखेंगे 1 के इक्वल और उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, इन जनरल केस फिजिक्स में हम जनरली किसको फॉलो करते हैं, MKS को या SI को। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो बात करते हैं फॉर SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, एंड बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। अगर दोनों चार्ज वैक्यूम में रखें और हम SI यूनिट को फॉलो कर रहे हैं तो के की वैल्यू बच्चों होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 1/4 क्या है हमारे पास, सॉरी एक मिनट कलर लिख दिया। तो बच्चों के की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1 कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, तो हमने बात किया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट की बात कर रहे हैं और वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैक्यूम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया। और क्या नाम दिया है हियर बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी। तो बच्चों ये क्या है, परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे एप्सिलॉन नॉट होगी फ्री स्पेस की परमिटिविटी। हर मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग अलग होती है, लेकिन वैक्यूम से हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। और ये समझने होते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन जो बोलते हैं, ये हमारे पास एक ग्रीक लेटर हो गया, स्मॉल लेटर, और ये होता है एप्सिलॉन, और जीरो को बोल दिया नॉट। क्लियर है बच्चों, कई बार ये मिलेगा आपको आगे जाके, अभी इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट हमें पता होना चाहिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगी। इसका मतलब ये एप्सिलॉन जो होगा ये बनेगा परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम। पानी हो सकता है हमारे पास, एयर हो सकता है, ठीक है, हमारे पास माइका वाला मीडियम हो सकता है, और कुछ भी मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, दोबारा बताओ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन बताएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और होती क्या है देखो, तो फ्री स्पेस है उसका जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू बच्चे होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट की बात करें तो यूनिट याद करना बहुत आसान है। देखो के की बात करें तो के हमारे पास कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर थोड़ा पीछे चले तो देखो बच्चों यहां से के की यूनिट बनेगी, ऐसा यूनिट बोल रहा हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो के की जो ऐसा यूनिट बनेगी वो बनेगी, देखो कैसे करेंगे, के का जो एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों यहाँ क्या बनेगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन चार्ज का मल्टीप्लीकेशन। फोर्स का बच्चों ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो आर स्क्वायर है तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा।
और नीचे है चार्ज मल्टीप्लाई बाय चार्ज, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलाम। कूलाम को कूलाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर आएगा। तो जो के है जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसकी जो एस आई यूनिट होगी, ठीक है, वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। उसी वजह से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जो होगी इसके इनवर्स होगी, क्योंकि के का जो फॉर्मेट आ रहा है, के का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एक बार चलते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। एंड के की जो वैल्यू है ऐसा यूनिट में हम चल रहे हैं, के जो है बच्चों किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब यहां पुट कर देंगे, और वो वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻12, तो के की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है, ये आपको याद होना चाहिए। के की वैल्यू भी याद होनी चाहिए आपको, के की एसआई वैल्यू भी याद होनी चाहिए, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो यहां पर अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है तो बच्चों उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले में जितनी भी रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटी हैं, बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो उनको आपको कैसे ना कैसे करके रिजोल्व करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है 7 टाइप्स की होती है। मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है हमारे पास, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। ठीक है, या हमारे को उसकी यूनिट पता हो, जैसे आप देखो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है हमारे पास, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता हो, चाहे वो एसआई यूनिट हो चाहे सीजीएस यूनिट हो, तो उसके हेल्प से आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एप्सिलॉन नॉट की देखो तो डायमेंशन क्या आ रही है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चार्ज की डायमेंशन मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। चार्ज की डायमेंशन होती है A1T1, तो चार्ज की डायमेंशन होती है बच्चों A1T1। कूलाम चार्ज का यूनिट है, इस पर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय न्यूटन फोर्स। और बच्चों आपको फोर्स की डायमेंशन हमेशा याद होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन होती है M1 L1 T-2। मीटर माने लेंथ, तो मीटर का स्क्वायर ये हो जाएगा L2। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, M-1 बनेगा। देखो ये नीचे क्या L1 है और L2 है, तो पावर यहां पर ऐड हो जाएंगी, ऊपर जाएगा तो L पर पावर -3 आएगी। बच्चों नीचे है T का पावर -2, ऊपर है T का पावर +2। T की पावर -2 को ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा +2, तो +2 और +2 +4 हो जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा मेरे पास A2। तो ये डायमेंशन है एप्सिलॉन नॉट की। ये डायमेंशन किसकी आ रही है हमारे पास, परमिटिविटी की। क्लियर है, आ गई बात समझ में। और अगर मेरे से कहा जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ के, तो भैया के का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 1/4 पाई क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। इट मींस के की डायमेंशन क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन का इनवर्स होगा। तो बच्चों ये मैंने आपको डायमेंशन बता दी। इसका मतलब अब अपन कूलाम्स लॉ पे चलते हैं। सो इफ Q1 and Q2 are placed in vacuum, ठीक है, और ऐसे यूनिट के लिए देन इनके बीच में जो फोर्स आएगा बच्चों वो आएगा, के की वैल्यू बता दी हमने वैक्यूम मीडियम के लिए, वैक्यूम के लिए और ऐसा यूनिट के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा फोर्स का एक्सप्रेशन जब Q1 और Q2 फ्री स्पेस में रखे हैं और हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं जहां पे एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बता दिया। मान लो अब एक मिनट, चलो मान लो अब इन दोनों चार्ज को मीडियम में रख देते हैं। ठीक है, नोट ले लेते हैं। इफ मान लो Q1 एंड Q2
आर प्लेस्ड, Q2 आर प्लेस्ड इन अ मीडियम। तो फ्री स्पेस की जगह मैंने इनको एक मीडियम में रख दिया और मान लो सेम डिस्टेंस आर पर रख दिया, ठीक है। और अगर ये मीडियम है तो इसके पास परमिटिविटी होगी हैविंग एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सिंपल परमिटिविटी बोलो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एप्सिलॉन है, देन इस केस में बच्चों फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा मीडियम में, तो के की वैल्यू वैक्यूम के लिए क्या आ रही थी? अच्छा बच्चा याद रखना, हम बात करें हमेशा अब ऐसा यूनिट की बात करेंगे। तो जब वैक्यूम में दोनों चार्ज पड़े थे तो के की वैल्यू आ रही थी 1/4πε0, जहां पे एप्सिलॉन मीडियम की प्रॉपर्टी थी, वैक्यूम की प्रॉपर्टी थी। जब मीडियम में चले जाएंगे तो 1/4πε आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये बनेगा हमारे पास एक्सप्रेशन, अगर दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रख दें तो ये फोर्स आएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन अभी बता चुका हूं है क्या, यहां पे दोबारा लिख देता हूं। एप्सिलॉन ऊपर लिख दिया है हमारे पास, तो एप्सिलॉन एक्चुअली क्या है? परमिटिविटी। दोबारा लिख के बता रहा हूं अलग से, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड। तो अगर आपको मीडियम की परमिटिविटी पता है तो उस मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये चेक करना होगा कि पहले दोनों चार्ज देखो Q1 Q2 कहां पड़े होते? फ्री स्पेस में पड़े थे, दोनों एक दूसरे फोर्स F अप्लाई कर रहे थे। बाद में यहां पर लेके आए मीडियम में तो फोर्स आ रहा है FM। तो इसमें क्या रिलेशन हो सकता है? उस रिलेशन के लिए हमारे पास एक कहानी होती है और वो कहानी है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, बच्चों ये है रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट चल रहा है और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परमिटिविटी को। और आर मैंने पुट कर दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है किसी भी मीडियम का, ठीक है, XYZ मीडियम, किसी भी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम is equal to the ratio of permittivity of medium। यानी जिस मीडियम की हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं उसमें पहले आ रहा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस माने वैक्यूम, ठीक है। फ्री स्पेस माने वैक्यूम, ठीक है। एक बार इसका टिप थोड़ा सा छोटा कर ले, बहुत डार्क आ रहा है। तो बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और क्या करेंगे? मीडियम की परमिटिविटी को डिवाइड कर देंगे फ्री स्पेस माने वैक्यूम की परमिटिविटी से, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। तो किसी भी मीडियम की, जैसे आपको वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, रिलेटिव परमिटिविटी बताना है, तो अपन क्या करेंगे? यहां पर वाटर की यानी पानी की परमिटिविटी रखेंगे और डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बच्चों 8.85 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आपको पता होना चाहिए इस वाले एक्सप्रेशन में, ये जो बॉक्स में एक्सप्रेशन लिखा है इसको राइट हैंड साइड में ऊपर भी परमिटिविटी है नीचे भी परमिटिविटी है, यानी ऊपर जितना यूनिट नीचे भी यूनिट, दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो ये क्या बनेगा? यूनिटलेस माने डायमेंशन लेस, यूनिटलेस भी होगा और डायमेंशन लेस, यानी एक नंबर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये हमारे पास कहानी बन गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, और एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं अगली स्लाइड में। चलो लिख ही देंगे। एप्सिलॉन आर का फॉर्मेट जो बना वो बना एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहली कहानी समझ में आनी चाहिए। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके लिखोगे तो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर आपको किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, ठीक है, उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस मीडियम का परमिटिविटी मिलेगा। क्लियर है बच्चों, याद रहना चाहिए। ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं फॉर फ्री स्पेस। वैक्यूम के लिए अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताऊं तो देखो, वैक्यूम के लिए जो आप लिखोगे तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या बताया था फॉर्मूला, देखो, जिस मीडियम की आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बताइए निकालनी है, उस मीडियम का आपको क्या रखना है, परमिटिविटी। तो मुझे निकालना है वैक्यूम का, तो ऊपर आ गया एप्सिलॉन नॉट और फॉर्मूले में चल रहा था नीचे एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों क्या होंगे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मींस वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यही बच्चों हम एयर के लिए लेंगे, क्योंकि एयर का और वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, तो एयर के लिए जब आपसे बोले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ तो 1 होगा, फ्री स्पेस के लिए बताओ 1 होगा। ठीक है, और इन जनरल इंसुलेटर की बात करें तो पहला पॉइंट ये आ गया हमारे पास। इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तो बच्चों इंसुलेटर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन 1 होती है। 1 तो किसके लिए होगी, फ्री स्पेस के लिए होगी। 1 से बड़ा 2, 3, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जैसे पानी के लिए होता है 80। वाटर की बात करें तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है। ठीक है, मेटल्स माने कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए एप्सिलॉन आर आता है इनफाइनाइट, डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो ये अपने को सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। इट मींस इसका मतलब अगर आप देखो फ्री स्पेस के लिए 1 होता है। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए हमारे पास क्या हो, 1 हुआ, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं सो, और मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। इट मींस किसी भी मीडियम की बात करें तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, और यहां पर 1 हम किसके लिए लेंगे, एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए लेंगे। इक्वल वाला साइन मैंने इसलिए लगा रहा, मैं इंसुलेटर की बात कर रहा हूं जनरली। ये आपके पास एक कहानी आएगी, चाहो तो आप इक्वल वाला साइन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट के इक्वल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। तो अब हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला चला था फोर्स इन मीडियम, तो बच्चों क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन अपॉन आर स्क्वायर। अभी आपको बताया एप्सिलॉन की वैल्यू, अभी आपको बताया एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। पुट कर देते हैं, तो देखो एफ मीडियम, फोर्स इन मीडियम 1/4, और बच्चों मैंने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सुनना ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, फोर्स इन वैक्यूम, अभी बताया था आपको। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो क्या बनेगा, तो फोर्स इन मीडियम, तो सुनना ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बनेगा फोर्स इन वैक्यूम, एफ बोल दो इसको, हमने शुरू में एफ बोला था, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अगर आपको वैक्यूम में फोर्स पता है और मीडियम में फोर्स पता है तो इन दोनों की हेल्प से इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हो। बच्चों यहां समझ में आना चाहिए, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। हम वैक्यूम की बात नहीं कर रहे, वैक्यूम से हटके दूसरा मीडियम ले रहे हैं, और वैसे भी वैक्यूम कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता।
तो देखो अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू मान लो 2 हुई तो ये फोर्स कितना हो जाएगा F/2। मतलब हमने दोनों चार्ज को ऐसे मीडियम में रख दिया जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो वहां पे फोर्स कितना हो जाएगा F/2। मीडियम में वैक्यूम में जितना फोर्स था उसका हाफ हो जाएगा, इसका मतलब तो फोर्स इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर, सॉरी 1/εr। ठीक है, 1/εr। तो ध्यान रखेंगे फोर्स जैसे मीडियम में ले जाएंगे फोर्स रिड्यूस होगा। तो बच्चों ये मैंने कहानी आपको बताई, कूलाम्स लॉ की कहानी बताई, जिसमें फोर्स इन वैक्यूम बता दिया, जिसमें फोर्स इन मीडियम बता दिया। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये अपने को फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे जिससे इनको समझेंगे। मान लो अब हमारे पास मल्टीपल चार्जेज हैं। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा कूलाम्स लॉ के लिए। बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, तो कूलाम्स फोर्स जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, 11वीं क्लास में बता दिया हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, ये सब क्या होते हैं कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। सेम पैटर्न पर कूलाम्ब फोर्स भी बच्चों क्या होता है, इसका नेचर होता है कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, मींस ये हमने पढ़ा है अगर किसी पार्टिकल पे सिस्टम पर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये हमारे इस चैप्टर का एक कंसेप्ट है। अगर मान लो किसी सिस्टम पर या किसी पार्टिकल पर केवल और केवल कूलाम्ब फोर्स एक्ट कर रहा है, सॉरी कूलाम्ब फोर्स वर्क कर रहा है, फोर्स का एक्ट करना और वर्क करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अगर केवल और केवल कूलाम्ब फोर्स वर्क कर रहा है तो वहां पर सिस्टम की या पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और दूसरा बड़ा कमाल का कंसेप्ट अगर आपने देखा हो तो शुरुआत में मैंने बताया था कि जो कूलाम्ब फोर्स होगा वो Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, उसी वजह से इसे बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सेम पैटर्न पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है बच्चों, सेंट्रल फोर्स होता है। तो सेंट्रल फोर्स को ऐसे ही बोल देते हैं कि हमारे पास दोनों चार्ज है उनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करता है। लेकिन इसका फिजिक्स में कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है तो मैं आपको बताता हूं। सेंट्रल फोर्स की बात करें, जितने भी बच्चों सेंट्रल फोर्स होंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ हमारे पास, कूलाम्ब फोर्स हुआ, जितने भी सेंट्रल फोर्स होंगे इनके ये एंगल पे डिपेंड नहीं करते। पहली बात, यानी इनकी एंगुलर पोजीशन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मींस सुनना ध्यान से, अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में सर्कुलर पाथ में, हो सकता है एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो होता क्या है, जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसका फोर्स के सेंटर के रेस्पेक्ट में टॉर्क जीरो होता है। उसी वजह से रिवॉल्विंग पार्टिकल का फोर्स के सेंटर के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। बच्चों ध्यान सुनना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये सेंट्रल फोर्स का रिलेशन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। तो कई सवालों में काम आ जाता है। तो सेंट्रल फोर्स रट के बैठ जाना नहीं है, एक्चुअल मीनिंग जो मैंने आपको बताया वो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे सेंट्रल फोर्स का एक्चुअल मीनिंग, कंसेप्चुअल मीनिंग होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्लियर है, वो हम आगे भी बताएंगे। ठीक है, अभी तो मैंने बता दिया। चलो सेकंड पॉइंट, देखो कूलाम्ब फोर्स जो होता है टू बॉडी इंटरेक्शन होता है। टू बॉडी इंटरेक्शन का मतलब है Q1 Q2 एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स तीसरे चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस और एब्सेंस उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी Q1 Q2 मान लो एक दूसरे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अब मान लो उनके बीच में राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में Q3 रख दिया, तो भैया Q1 Q2 को कोई मतलब नहीं है। बोलता है तू यहां बैठ तू वहां बैठ, कोई मतलब नहीं है। वो बोलता है ये तो टू बॉडी इंटरेक्शन है, पेयर इंटरेक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पेयर इंटरेक्शन मैंने जैसे ही बोला तो Q1 Q2 एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, तीसरे से कोई मतलब नहीं है, तो इसको बोल देते हैं टू बॉडी इंटरेक्शन। तो ये पेयर इंटरेक्शन होता है। कूलाम्ब फोर्स बच्चों होता है टू बॉडी इंटरेक्शन। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है वैसे ये भी होता है। इसका मतलब होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
जो भी फोर्स इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज। बस ये याद रखना। ठीक है, मतलब किसी सिस्टम मान लो 3 पार्टिकल रखें Q1 Q2 Q3, तो Q1 और Q2 एक दूसरे फोर्स लगाएंगे, उसका Q3 से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, दोबारा सुनना, Q1 और Q2 एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो पेयर इंटरेक्शन होता है, उसका Q3 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मान लो उनके पास में Q3 रख दिया तो Q1 Q2 एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन Q1 पे जो नेट फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा, Q2 पे जो नेट फोर्स होगा जब चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहली वाली सिचुएशन पे Q1 पर केवल Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा था। अब नई सिचुएशन में क्या हुआ, Q1 पे Q2 तो फोर्स अप्लाई कर रहा था, उधर से Q3 भी अप्लाई करेगा। ठीक है, यहीं से बच्चों पैदा होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी ये जो कंसेप्ट बताया ना, इसी से आगे पैदा हो जाता है, कहानी आ जाती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी पॉइंट बताएंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत जगह अप्लाई किया जाता है, बस हम वहां नाम नहीं देते। देखो ये क्या कहता है, जो हमने अभी बताया था कि भैया कूलाम फोर्स जो होता है, बच्चों कूलाम फोर्स जो होता है, टू बॉडी इंटरेक्शन होता है, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा उसका तीसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल चार्ज सिस्टम है, मतलब किसी सिस्टम में 2 से ज्यादा चार्ज है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और ऐसा कहा जाए किसी एक चार्ज पार्टिकल पे मुझे फोर्स निकालना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी चार्ज है उनके कारण अलग अलग फोर्स निकालूंगा, इंडिविजुअल फोर्स निकालूंगा, सबका वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, इसमें हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कितने चार्ज बैठे हैं, हम पेयर इंटरेक्शन लेंगे। मींस नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम। तो बच्चों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको वेक्टर सम करना होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल हटा दो, ऑल फोर्सेस exerted by each charge on the given charge। बस याद रखना है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट बड़ा लंबा चौड़ा है तो सिंपल सी कहानी है। मान लो किसी सिस्टम में हमारे पास चार्ज पड़े Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 दुनिया भर के चार्ज, और बोले Q0 पर नेट फोर्स बताओ, तो स्टेटमेंट की जगह अपने को समझना चाहिए Q0 पे अगर आपको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q0 पे Q1 के कारण फोर्स निकालेंगे। जब Q0 पर Q1 के कारण फोर्स निकालेंगे तो Q2 Q3 Q4 Q5 से कोई लेना देना नहीं, ऐसे Q2 कारण निकालेंगे, Q3 कारण निकालेंगे, और सबका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी आ रही है, जो बच्चों कुलाम्स लॉ आया है, K Q1 Q2/R², ये केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। कुलाम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के अलावा जिनका डायमेंशन, जिनका साइज बच्चों नेग्लिजिबल होता है, जिनका साइज क्या होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, अब बड़े लोग हों, बड़े ऑब्जेक्ट हो जाए तो उनके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए इस K Q1 Q2/R² को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो बड़े ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखे हैं। जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखेंगे तब हम अप्लाई कर सकते हैं। मींस फोर बॉडीज, ठीक है, नॉट पॉइंट मासेस, नॉट पॉइंट चार्ज, फोर बॉडीज कुलाम्स
लॉ जो फॉर्मूला है कैन बी अप्लाइड व्हेन, बच्चों ध्यान से देखना, सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू देयर साइज। बस तभी तो पॉइंट चार्ज की जैसे बिहेव करेंगे, पॉइंट चार्ज जैसे दिखेगा। ठीक है, मान लो मेरे पास दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है और उनको इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर रख दिया कि जो डिस्टेंस आ रही है आर, उसके कंपैरिजन में उनके साइज नेग्लिजिबल हो गए, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और नहीं है ऐसा तो नहीं अप्लाई कर सकते, फिर उसके लिए हमको जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन मेथड में, एलिमेंट मेथड में। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास ये आ गया। दूसरी बात, ये जो कुलाम्स लॉ लगा है, ठीक है, कुलाम्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है, या ऑलमोस्ट रेस्ट में हो, स्टेशनरी बोल दो, ऑलमोस्ट रेस्ट में हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो। यानी किसी भी टाइम पे उनके बीच का सेपरेशन आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो कुलाम्स लॉ है उनके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका नेचर होता है कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, हमने बताया सेंट्रल फोर्स बताया, और कमाल की बात जो बताई, टू बॉडी इंटरेक्शन आपको याद रखना है। टू बॉडी इंटरेक्शन में आपको बता दिए क्या करना होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कहानी हुई हमारे पास कुलाम्स लॉ की बेसिक थ्योरी। अब बच्चों हमारे पास एक और टॉपिक आता है, और टॉपिक क्या है, देखो, इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मान लो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके लिए मेरे से कहा जाता है इसका इफेक्टिव डिस्टेंस एयर में क्या होगा। ठीक है, या इस मीडियम के इक्विवेलेंट इफेक्टिव डिस्टेंस एयर में क्या होगी। तो देखो है क्या, मैंने लिख दिया है, तो क्या लिखा है, the effective distance in air of a dielectric medium, it is equal to the distance, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है, in air at which 2 point charges must be placed so they exert same force as that of the medium। मतलब मेरी लैंग्वेज में समझो, ये तो आपको रटना है कि मान लो Q1 Q2 किसी मीडियम में रखे थे, किसी भी डिस्टेंस में, मान लो एक दूसरे पे फोर्स F अप्लाई कर रहे थे, तो इस मीडियम आर डिस्टेंस पर रखे थे, और इस मीडियम का जो आर लेंथ है उसके इक्विवेलेंट एयर में जो डिस्टेंस होगी, उसके लिए हमको क्या करना होगा कि एयर में कितनी डिस्टेंस पर रखें कि ये सेम फोर्स अप्लाई करें जितना मीडियम में अप्लाई कर रहे थे, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, बड़ा आसान से तरीके से निकालते हैं। देखो, मान लो बच्चों मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1, मान लो ये मेरे पास पॉइंट चार्ज Q2 है। सपोज ये पॉइंट चार्ज फुली किसी मीडियम में इमर्ज किए गए, ठीक है, हर जगह मीडियम एक जैसा, फुली इमर्ज किए गए। सपोज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज आर ले लो। सपोज इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर ले लो। अभी बताया था आपको, अगर Q1 Q2 आर डिस्टेंस पर हैं मीडियम में, तो फोर्स का फॉर्मूला, मान लो बच्चों ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो है 1/4 पाई। तो फोर्स मैंने F मान लिया बच्चों, फोर्स कितना मान लिया F, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको लिख के बताया। अगर इस मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन होता तो आप क्या लिखते, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन को हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर। तो ये बच्चों आ गया, चलो, इस मीडियम में फोर्स। अब मुझे करना क्या है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करना क्या है, इस मीडियम की जो लेंथ आर है, Q1 Q2 के बीच की जो लेंथ है उसी के इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालते हैं। यानी मीडियम की जो लेंथ आर है
उसके इक्विवेलेंट, उसकी इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए एयर में। ठीक है, तो उसके लिए चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। मान लो ये दो चार्ज थे लेट, अब हमने क्या किया, मान लो लेट Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन एयर। एयर बोल दो, वैक्यूम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, एयर बोल दो, वैक्यूम बोल दो, आगे बस एयर एट अ डिस्टेंस आर डैश मान लो, आर डैश मान लिया डिस्टेंस। ठीक है, चलो रख देते हैं आर डैश डिस्टेंस पे। अब हमने बच्चों ये पूरा मीडियम फ्री स्पेस एयर बोल दो, ये हो गया आर डैश। इस सिचुएशन में जो फोर्स आएगा यहां लिख देते हैं, एफ डैश मान लेते हैं। तो हमने किस में रखा है, फ्री स्पेस में रखा है। तो फ्री स्पेस में के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। ये आएगा Q1 Q2 और डिस्टेंस बच्चों यहां पे आर डैश लिया है, तो ये होगा आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मान लो इफ आर डैश इज इफेक्टिव डिस्टेंस, अगर बच्चों आर डैश क्या इन दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए जो पहले मीडियम होता है उसके लिए इफेक्टिव डिस्टेंस बनी, तो अगर आर डैश इफेक्टिव डिस्टेंस है तो बच्चों बाय डेफिनेशन, जो अभी डेफिनेशन बताई है इफेक्टिव डिस्टेंस की, अगर आर डैश इफेक्टिव डिस्टेंस है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चों एफ डैश और एफ सेम होनी चाहिए। यही तो है कि भैया मीडियम में कितना फोर्स लगा रहे, उतना फोर्स एयर में लगाएंगे, उतना फोर्स एयर में लगाने के लिए जितनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा वही तो बनेगा इफेक्टिव डिस्टेंस। तो बस इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ। ठीक है, चलो अगली स्लाइड में लेते हैं। तो देखो एफ डैश की वैल्यू ये है और एफ की वैल्यू देख लो, ये हमारे पास लिखे। चलो एफ डैश की वैल्यू बच्चों है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर, और एफ था फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2, और मीडियम में हमने पहले बता दिया डिस्टेंस आर स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये काटा और ये पीटा, 1/4πε0 कैंसिल आउट हुआ, Q1 Q2 भी बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखें तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/, ये आ रहा है 1/, इनवर्स कर दो, इन उल्टा पुल्टा, ये बनेगा आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और ये बनेगा आर स्क्वायर। मुझे निकालना है आर डैश इफेक्टिव डिस्टेंस, सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो आर डैश जो आएगा बच्चों वो आएगा अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय आर। तो बच्चों ध्यान से देखो, इफेक्टिव डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। आर डैश यहां क्या है, इफेक्टिव डिस्टेंस। इफेक्टिव डिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी जिस मीडियम के लिए एयर में आपको इफेक्टिव डिस्टेंस निकालनी है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमने स्क्वायर रूट लिया और लेंथ ऑफ मीडियम ले ली, लेंथ ऑफ मीडियम ले ली। क्लियर है बच्चों, आती है बात समझ में। अभी हमारे कहाँ काम आएगा, कैसे काम आने वाला है मैं आपको बताता हूँ। ये कहाँ काम आएगा, देखो अगर आप Q1 Q2 को फुली इमर्ज कर दो मीडियम में तो डायरेक्ट आपके पास मीडियम का फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन अगर आपने Q1 Q2 के बीच में फ्री स्पेस था और उस फ्री स्पेस उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको पार्शियली फिल कर दिया किसी मीडियम से, और पार्शियली अगर आप फिल कर दो मीडियम से तब फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उस जो मीडियम रखा है उसकी जगह हम एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस मेंशन करेंगे और उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे जो मैंने आपको बताया, जैसे मान लो ये हो गया मेरे पास पॉइंट चार्ज Q1, ये हो गया पॉइंट चार्ज Q2। ठीक है, और इनके बीच का जो एक्चुअल सेपरेशन है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास इस तरह से,
और इनके बीच का जो एक्चुअल सेपरेशन है, देखो ये हो गया आर मान लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, इनके बीच का सेपरेशन आर हुआ, ठीक है। और ये ए है, फ्री स्पेस चल रहा था, ठीक है। बस हमने क्या किया है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पार्शियली, पार्शियली का मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूं, एक मिनट, हाँ। मैंने क्या किया, एक इंसुलेटर स्लैब ले ली, प्लेट ले ली, ठीक है। ये डायमेंशन इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन ये लेंथ डिफाइन कर रहे हैं ऐसे। अब आपने Q1 Q2 के बीच में फुली दूसरा मीडियम नहीं है। Q1 से Q2 जाओगे तो पहले मिलेगा फ्री स्पेस, फिर मिलेगा मीडियम, फिर मिलेगा फ्री स्पेस। और सपोज बच्चों ये वाली जो लेंथ है बच्चों, ये T है, तुम थिकनेस बोलेंगे हमारे न्यूमेरिकल में। और सपोज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया एप्सिलॉन आर। अब इस केस में मेरे से फोर्स पूछा जाए, अब Q1 Q2 एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अगर Q1 और Q2 के बीच में एक जैसा मीडियम आ रहा है वो पढ़ा था, लेकिन अब Q1 और Q2 के बीच में दो तरह के मीडियम आ रहे हैं। एक तो आ गया फ्री स्पेस बोलो, एयर बोलो, और एक आ गया हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलते हैं इसको, इंसुलेटिंग मटेरियल बोल सकते हैं, प्लास्टिक हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे फोर्स निकालें, तो बच्चों अगर आप प्रीवियस स्लाइड पर चले, किसी भी मीडियम के लिए एयर में सेम फोर्स के लिए जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस आएगी वो होगी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ मीडियम। इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूं। ये है, ये तो एयर है, ये भी एयर है। मैं क्या करूं, इस मीडियम की जो लेंथ आ रही है टी, थिकनेस जो टी आ रही है, उसके इक्विवेलेंट एयर में इफेक्टिव डिस्टेंस ले लेते हैं। तो देखो इफेक्टिव डिस्टेंस पहले ले लेता हूं, बहुत आसान है। इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर, यानी सेम फोर्स अप्लाई करने के लिए एयर में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो देखो थिकनेस कितनी टी है, ये हमारे पास ये है, तो स्क्वायर रूट करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और ये आएगा टी थिकनेस। बस इसका मतलब पता क्या हुआ, इस सिचुएशन में Q1 Q2 एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी सिचुएशन, जिसमें एयर भी आ रहा है और पार्शियली एक अपना इंसुलेटिंग मटेरियल भी आ रहा है, इस सिचुएशन के इक्विवेलेंट सिचुएशन एयर में बनाई जाए सेम फोर्स के लिए। बच्चों किसके लिए, सेम फोर्स के लिए। तो देखो अभी आपको नजर आना चाहिए ये कितना है मेरे पास, एक्चुअल एयर कितनी है, एक्चुअल लेंथ ऑफ एयर कितनी है। तो देखो ये टी है, तो लेंथ ये Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस r है, तो r माइनस टी। एक्चुअल लेंथ ऑफ एयर तो r माइनस टी है ही हमारे पास। मैंने क्या किया, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे, इसके इक्विवेलेंट एयर में लेंथ निकाल ली। इक्विवेलेंट कितनी है मेरे पास, अंडर रूट एप्सिलॉन r इंटू टी। यानी इसका मतलब है इस Q1 Q2 सिस्टम को पूरी तरह से फुली अगर एयर में रखा जाए, एयर में रखा जाए, वैक्यूम में रखा जाए, तो और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, r माइनस टी प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन इंटू टी। तो इस सिचुएशन में उतना ही फोर्स एक्ट करेगा जितना यहां पर एक्ट करेगा, क्योंकि हमने क्या किया, इस प्लेट के लिए इफेक्टिव डिस्टेंस तैयार कर ली, तो फोर्स अपने पास आ जाएगा। ये पूरा मीडियम बच्चों एयर बन गया, एयर एयर एयर। तो फोर्स ऐसे केस में निकालेंगे 1/4 क्योंकि अब एयर में आ चुके हैं। और अगर आप देखें तो इन Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है r माइनस टी प्लस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई बाय टी, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो बच्चों ये बन गया, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, वो तो r जब होता जब डिस्टेंस r होती एयर के अंदर, तो ये बनेगा बच्चों r माइनस टी, ये बन गया, प्लस टोटल जो डिस्टेंस आ रही है एयर में ऊपर वाली सिचुएशन के लिए सेम फोर्स के लिए वो आ रही है r माइनस टी प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन r इंटू टी, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। और इस फॉर्मूले को याद करने का सिंपल सा तरीका है कि हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। और बच्चों अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट आएगा, Q1 Q2 आएगा, और नीचे क्या लिखेंगे, r माइनस टी क्या है बच्चों,
ऊपर वाले डायग्राम देखो, लेंथ ऑफ एयर, एक्चुअल लेंथ ऑफ एयर r माइनस टी, और प्लस में क्या लिखेंगे, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव डिस्टेंस फॉर द मीडियम इन एयर। और इफेक्टिव डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लिक टी, दोनों ऐड कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों ये बनेगा हमारे पास ये कंसेप्ट। बोलो कोई डाउट, क्लियर है, समझ में आती है कहानी। तो बच्चों ये मैंने बताई आपको कूलाम्स लॉ से रिलेटेड छोटी मोटी चीजें और बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूले आपको बताए, और आपको पता होना चाहिए किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे, और इनके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी हम लेंगे। तो अगले लेक्चर में हम इस कूलाम्स लॉ से रिलेटेड अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।